नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। 12 साल बेमिसाल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता संभाले सिर्फ 12 साल हुए हैं। कहने को 12 साल एक समय सीमा है, लेकिन इस वक्त के साथ रिश्ता ऐसा लगता है जैसे सदियों पुराना है। इस दौर में जो बदलाव हुए, उन्होंने जहां भविष्य की मजबूत नींव रखी, वहीं मौजूदा दौर को बदल कर रख दिया। मोदी विजन, मोदी रणनीति, मोदी की देश को लेकर सोच आज की नहीं है, बल्कि भविष्य का सपना है। मजबूत भारत का निर्माण है, और यही वजह है जिन्होंने पीएम मोदी के साथ वक्त बिताया, वो मोदी के मुरीद हो गए। आज ऐसे ही कुछ लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने न सिर्फ मोदी के साथ वक्त बिताया, बल्कि कैसे मोदी ने सपनों को वक्त की हकीकत में तब्दील किया। आइए आपको सुनाते हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मोदी के स्पेशल एडिशन में ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानी दिग्गजों की जुबानी। एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था, तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे, मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला, चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है, कई सारी चीजों को, जो कार्यकर्ता का फिर काम करने का स्वभाव बन जाता है। ये घटना जब मुझे याद आती है तो मेरे साथ प्रबंधक की चिंता मैं भी करता हूं कि भाई इसे खाया नहीं खाया। मैं किसी के घर खाना खा रहा था, वो बाहर खड़ा था। ये चिंता ऑटोमेटिकली काम का हिस्सा बन जाती है। गुजरात में मुझे एक कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। एज ए राष्ट्रीय महामंत्री में उस आनंद सद्भावना मिशन कार्यक्रम था। जब 2012 के चुनाव में पूर्व वो हर जिले के वहाँ की योजनाओं की समीक्षा और योजनाओं को जनता के बीच में प्रदर्शित करना, जानकारी देने के लिए सद्भावना मिशन का हर जिले में कार्यक्रम चल रहा था। तो आनंद जिले के कार्यक्रम में मुझे भी रहने का मौका मिला और उनके साथ मंच साझा करने का अवसर मिला। तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था वो। मैं उस कार्यक्रम में जब उपस्थित रहा तो मंच पे लाखों लोग, मतलब पूरे जिले के लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मतलब अपना आवेदन दे रहे हैं, मोदी जी सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वो करीब 2 घंटे, 2.5-3 घंटे चला वो। समापन के बाद जब हम लोग अलग रूम में बैठे तो उन्होंने 2-3 बातें जो कही, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत सीखने लायक चीज़ें थी। एक बात उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ है, ये भीड़ मेरे कारण नहीं आती है। गुजरात के लोगों का जो मोदी के प्रति भावना बना है, जो संबंध है, उसके कारण ये भीड़ आती है। तो ये कभी किसी को मुगालते में नहीं चाहिए कि मेरे कारण कुछ हो रहा है। आपने जिस प्रकार से लोगों के साथ अपनी भावनाएं जोड़ी हैं, उसी के प्रतिकार में आपको चीज़ें मिलती हैं। और जिस प्रकार मैंने पूछा कि इतना भीड़ आता है हर जिले में, उन्होंने उसका जो जवाब दिया वो मेरे लिए बड़ा सीखने लायक था कि आप जब तक लोगों से जुड़िएगा नहीं, तब तक लोग आपके पास आएंगे। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा विषय था वहाँ के दृष्टि से, जो मुझे लगता है गुजरात में लोगों को, जो गुजरात का सेंटिमेंट है, जो नरेंद्र मोदी जी के साथ लोगों का जुड़ा हुआ है, वो अपने आप में अतुलनीय है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी थे, उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत की, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी, और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले उन्होंने 1-2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे। और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली, ये सब बहुत ही प्रभावी थी। ऐसा मैंने अनुभव किया। तो मुझे लगा कि जो बीजेपी की लीडरशिप है, उसमें कोई एक फ्यूचर है तो मोदी जी है। मेरे मन के अंदर उसमें भाव पैदा हुआ।
2006 से जनवरी से ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। तो उस समय तो हमारी भेंट मुलाकात बराबर वो होती रही है। और मैंने उस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के में भी देखा कि उनके सुझाव बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे, बहुत ही सटीक और सांगठनिक दृष्टि से भी जो कि प्रासंगिक कहे जाएं, ऐसे सुझाव उनके हुआ करते थे। पर्सनल डिसिप्लिन का जहाँ तक सवाल है, इलेक्शन कैंपेन समाप्त होने के बाद फिर वो आए हमारे यहाँ। मैं अशोका रोड पर रहता था, रेजिडेंस पर। अध्यक्ष जी, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूँ। मैंने अपना कैंपेन का काम पूरा कर दिया जो दायित्व आपने दिया था। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन वो पॉलिटिकल वर्कर थे और अपनी टीम के साथ बराबर जो है जॉली मूड में रहते हैं। कभी कोई बाहर देखे लोगों को लगता होगा कि इतना वर्कलोड है, ये है, बड़े वो तनाव में रहते होंगे। ऐसा नहीं, मोदी जी को इस रूप में मैंने नहीं देखा। एक से एक किस्से और कहानियां आज भी सुनाते हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है उसमें। संगठन के काम करने में भी, मैंने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जब घोषित हुए थे उस समय भी, और फिर बाद में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित हो जाने के बाद लगभग देश के 17-18 राज्यों में हमारा उनका साथी दौरा हुआ था। तो उस समय भी इलेक्शन कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाना, क्या करना, इसमें तरह तरह के सुझाव दिया करते थे जो कि वास्तव में कैंपेन को प्रभावी और सफल बनाने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी थे। मैं हिमाचल का विपक्ष का नेता था, वो मेरे प्रभारी बन गए। मैं विपक्ष का नेता था, हमारी संख्या बहुत कम थी। तो जब उन्होंने प्रभारी बने तो उन्होंने मुझसे पूछा, विपक्ष के नेता हो, क्या क्या करते हो? तो मैंने बताया ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें करता हूँ और विधानसभा में सारे विषयों को रखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास ये जो विषय आते हैं इसकी व्यवस्था क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि अखबारों को और इवेंट्स को मैं नोट करता हूँ, मेरा ऑफिस है उसको नोट करता है, उसमें से महत्वपूर्ण विषय निकालता हूँ और उसी समय से अगले सत्र के लिए प्रश्न, डिस्कशन, इसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देते हैं। फिर अपने लोगों में उसको बांटते हैं और कुछ विषय मैं उठाऊंगा, कुछ महत्व के विषय हमारे साथी उठाएंगे, इस तरीके से वो करते हैं। उनका आपका संवाद कैसे होता है? मैंने कहा संवाद तो विधानसभा के अंदर ही होता है। तो कहा इससे काम नहीं चलेगा, आप एक काम करो, आप विपक्ष के नेता हैं, आप पूरे प्रदेश में सूचना दे करके पब्लिकली कि विपक्ष का नेता इतने बजे इस सर्किट हाउस में दिन भर लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनेगा और 2 दिन लगाओ, रात्रि रुको, कार्यकर्ताओं से मिलो, सबसे बातचीत करो। मैंने कहा ठीक है जी। तो ध्यान में आया कि कितने इश्यूज सामने आए, किसानों के इश्यूज आए, सर्विस करने वालों के इश्यूज आए, सिक्योरिटी का इशू आया, यूथ का इशू आया, बहुत से इश्यूज हमारे पास इकट्ठे हो गए। दूसरी बात, हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि वो तो ठीक है, तुमको कैसा तजुर्बा मिला? मैंने कहा बहुत तजुर्बा मिला, एक बहुत बड़ी ताकत मिली, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिली, अखबार से पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन और व्यक्ति से पढ़ी जानी हुई इंफॉर्मेशन में जमीन आसमान का अंतर होता है। रेगुलर कांटेक्ट पॉइंट बन गया, उनको हम कुछ भी बोलना हो तो हमको। तो मैंने देखा कि उसके बाद 1 साल के अंदर विपक्ष के नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के रेलेवेंस बहुत तीव्र गति से बढ़ा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे बहुत फोकस रहता है। हमेशा उनका मार्गदर्शन हमको इस तरह से मिलता है कि वर्ल्ड का जो बेस्ट है, कंपेयर योर प्रोजेक्ट्स विद वर्ल्ड्स बेस्ट, उनसे बेंचमार्किंग करो, उस बेंचमार्किंग के हिसाब से हर चीज़ को डिज़ाइन करो। That's why when the Pamban Bridge was being designed, we brought in some of the best designers in the entire world, क्योंकि ये बहुत ही एक यूनिक टाइप का प्रोजेक्ट है। समुद्र के अंदर है, समुद्र की गहराई के अंदर जाके फाउंडेशन बनाना है। Then salt water, salty winds, very strong winds, prolonged monsoon, इन सब चीज़ों के कारण इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में, इस ब्रिज के डिज़ाइन में
कई तरह के चैलेंजेस थे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक मार्गदर्शन दिया स्पष्ट कि एक तो बहुत लंबे पीरियड के लिए ये ब्रिज डिज़ाइन होना चाहिए, दूसरा इसकी मेंटेनेंस की फैसिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम करोजन हो, कम से कम लॉसेस हो, कम से कम इसमें मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट पड़े, तीसरा वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनको लें, चौथा सेफ्टी का बहुत ध्यान रखने का माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा आग्रह रहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान इतने बड़े प्रोजेक्ट में और इतनी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में बहुत स्पेशल ध्यान रखा गया। ये पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, तो जहाँ 30 मिनट आधे घंटे का लिफ्टिंग टाइम होता था पहले, उसकी जगह अब मात्र 5.5 मिनट में कंप्लीट लिफ्टिंग होती है। जो शिप के लिए क्लियर वे मिलता था, पहले 20 फीट था, वो अब 236 फीट हो गया। टोटल ब्रिज की लेंथ करीब 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, 2.1 किलोमीटर है, और इसके ऊपर जो ट्रेन की स्पीड रहेगी वो भी अच्छी स्पीड रहेगी। तो ओवरऑल इस तरह की टेक्नोलॉजीज इसमें उपयोग में की गई है। देश के ऐसे बहुत से हिस्से हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षों से लोगों का एक एस्पिरेशन था कि रेलवे, हाईवे, टेलीकॉम, हर तरह की कनेक्टिविटी पहुँचे। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट विजन है कि हमें हर क्षेत्र तक कनेक्टिविटी को पहुँचाना है। एक बार वैसे तो ये बुधवार के दिन जब लोकसभा में इनका क्वेश्चन डे होता है तो आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जैसे फाइनेंस बिल है या बजट है या फाइनेंस बिल की रिप्लाई है, उस दिन भी प्रधानमंत्री लोकसभा में रहते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण दिनों पे रहते ही हैं। जैसे वैलिडिक्टरी देना होता है स्पीकर साहब को, उस समय रहते हैं, शुरुआत होती है सत्र की तब रहते हैं। ऐसे सभी महत्वपूर्ण अवसरों पे प्रधानमंत्री जी रहते हैं। तो एक बार ऐसा ही कोई महत्वपूर्ण दिन था, फाइनेंस बिल की रिप्लाई का कोई समय था और हम लेने गए थे प्रधानमंत्री जी को। कभी कभी या ये अधिकतर मेरी ड्यूटी लगती है समझी, तो बोला चलें, मैंने कहा चलें साहब, रिप्लाई शुरू ही होने वाला है। लेकिन जब हम एंटर करने लगे तो एक नियम बना हुआ है लोकसभा में जिसको एटिकेट कह रहे हैं, मैनर एंड एटिकेट्स। कोई नियम नहीं है, लेकिन एक हमें ये दिया जाता है कि संसद के अंदर, लोकसभा के हाउस के अंदर कैसा आचरण करना, तो उसके एटिकेट और मैनर की एक किताब है, वो मुझे लगता है साहब ने पढ़ी होगी। तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई सदस्य बोल रहा है तो उसको क्रॉस करके नहीं जाना। तो वो जो पहली लाइन में एक सदस्य खड़ा था वो बोल रहा था, उसका भाषण पूरा नहीं हुआ था। उसके बाद शायद निर्मला जी का था, मुझे ऐसा लग रहा है, तो वो बोल रहा था, साहब वहीं खड़े हो गए, साहब हम तो पीछे थे। तो एक दो ने, किसी ने सलाह भी दी कि साइड से निकल जाते हैं, लेकिन वो टीवी में दिखता है। और वो सदस्य जो बोल रहा था उसको पता नहीं पीछे प्रधानमंत्री आ गए, तो वो 5-7 मिनट बोलता जा और साहब खड़े ही रहे। ये हमें सीखने को मिलता है साहब से। तो प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य तो बहुत बड़ा वक्तव्य है, प्रतिदिन हम सीखते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं उनके आचरण से। प्रधानमंत्री होते हुए भी एटिकेट और मैनर को पढ़ लेना, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मैं सांसद था 2017 के साल में, अपने क्षेत्र की एक समस्या को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया था। विषय उनके सामने रखा और वो विषय कुछ सेकंड में खत्म हो गया। प्रधानमंत्री जी ने 10 मिनट का समय दिया था, मैं उठने लगा तो उन्होंने कहा बैठो एक बार कुछ बात करते हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि सांसद होने के नाते तुम क्या काम करते हो। मैंने बताया अपने क्षेत्र के विषय में क्या काम कर रहा हूँ, अपने दल के लिए क्या काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए, और साथ ही साथ में एक नया इनिशिएटिव जो मैंने लिया था, क्योंकि मैं लिखता पढ़ता था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लिखता था, कोरा प्लेटफॉर्म पर लिखता था। मैंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम किया था जिसमें देश के हर एक प्रांत के बच्चों ने हर देश के प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट, चाहे IIM होंगे, IIT होंगे, एम्स होंगे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होंगे, कोई भी देश का ऐसा संस्थान नहीं था इनमें से जिसका एक स्टूडेंट हमारे साथ नहीं जुड़ा हो। हमने काम किया था, मैंने उसकी चर्चा उनके सामने की और उस चर्चा को उन्होंने जिस तरह से लिया
और मुझे उस 1-5 मिनट की चर्चा के बाद में उस तरह से उस चर्चा को समझ करके अपने अधिकारियों को उसमें लगा करके बाद में उस विषय के ऊपर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए राज्यसभा लोकसभा के सांसदों के सामने संसदीय दल की बैठक में उसका प्रेजेंटेशन करना और उस प्रेजेंटेशन से पहले उसकी भूमिका खुद रखना और अपने भाषण में खुद उसको जो है उसका समापन भी करना। मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री अपने साथ काम करने वाले एक सामान्य सांसद को उसकी कैपेसिटी को समझ करके उसको किस तरह से लोगों के सामने उद्घाटित करता है। मेरे गले की चिंता रहती है। आई हैव अ प्रॉब्लम विद माय थ्रोट और शायद थोड़ी हेरिडिटरी भी है फैमिली में और या ज्यादा बोलता हूँ उसके लिए हो गई। पर प्रधानमंत्री जी नोट करते हैं और देखते हैं कि मैं पानी बहुत पीता हूँ, गले में खराश रहती है, तो मुझे समय समय पे चिंता करते रहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि गर्म पानी पियो, फिर ध्यान आया उनको कि उससे नहीं, क्योंकि वो देखते थे मेरा गर्म पानी अलग आता था मीटिंगों में, कि ध्यान आया, हुआ नहीं। और मेरी तो लगभग इस समय तक, हम शाम के समय रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, शाम के समय तक तो मेरी आवाज लगभग निकलती नहीं थी मुंह से। फिर उन्होंने थोड़ा कहा कि आयुर्वेदिक कुछ ट्राई करो। एक दिन कोविड के दौरान, और मुझे वो दिन कभी लाइफ में भूलेगा नहीं, जुलाई का महीना था 2020, फ्राइडे था, शाम का 5-5:30 बजे का समय था। साहब बैठे थे अपने टेबल पे और अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो देश का कानून था उसके हिसाब से मैं बैठ के अपनी कुछ चर्चा कर रहा था, मार्गदर्शन ले रहा था, कुछ रिपोर्टिंग कर रहा था। हमारी मीटिंग चली लंबी और स्वाभाविक रूप से मैं पानी पीते रहा, थोड़ी गले में तकलीफ थी। सडनली प्रधानमंत्री जी कहते, पीयूष तुमको एक गला ठीक करना है? कहा सब ऑफ कोर्स, सबसे बड़ी चीज होगी मेरा गला ठीक हो जाएगा। सर मेरी बात मानोगे? मैं कहा ऑफ कोर्स मानूंगा, आप कहेंगे तो। सर तुम प्राणायाम करो, योग पे ध्यान दो, योग करना शुरू करो, योग में आपके आवाज के सॉल्यूशन निकलेगी। मैं कहा सर पक्का, मैं देखता हूँ कोई योग टीचर को करता हूँ एंड आई विल स्टार्ट योगा। और फिर हम अपनी बाकी बातों में, ऑफिशियल बातों में बिजी हो। अगले दिन सुबह सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी के घर से फोन आता है। अब आप सोचिए कोविड, और वो जुलाई ऑफ 20, तो 5000 मुश्किलें थी और प्रधानमंत्री के नाते उनके सामने कितने हजारों विषयों की चिंता होगी। सुबह सुबह फोन आता है कि તમે ઘરે છો? ऐसा ना, અત્યારે तो घरे છો, उनके सहयोगी ने कहा। मैं कहा he said કે તમે થોડું સમય ફ્રી છો? I said હા ઘરે છું, કેવું ને શું? તો એ સાહેબ ને કીધું છે કે આચાર્યજીને તમારા ત્યાં મોકલવાનું છે, તમે યોગ કરવા માંગો છો। I got taken aback absolutely। अब यहां तक तो बात समझ में आती है कि पीयूष तुम योग करो, पर तुम्हें योगा टीचर भी दिलाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री का या मेरे नेता का नहीं था। और वो भी उनका सहयोगी पूछता है તમને ફાવશે અડધો કલાકમાં આચાર્યજી આવે તો? आई सेड मैं गाड़ी भेज देता हूं लेने के लिए। सेड कि नहीं, वी विल अरेंज। तो किस देश का प्रधानमंत्री आपकी चिंता करेगा कि आपका गला ठीक करना है? 2 नुस्खे नहीं चले तो तीसरा नुस्खा बताएगा और अगले दिन आपको टीचर भी भेजेगा।